शान शोभा और शीला के सामने मुस्कुराने का अभिनय कर घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन घर के बाहर आकर उनके आंसू फिर छलक पड़ते हैं, जिन्हें पहुंच वो मन ही मन कहते हैं, अप्पू मुझे नहीं पता मेरी मंजिल कहाँ है, तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरी वजह से हमारी फैमिली दुखी नहीं होनी चाहिए। अपना दर्द, अपनी तकलीफ अब मैं अकेले ही झेलूंगा और तुम्हें ढूंढूंगा। जब तुम मिल जाओगी तब तुमसे पूछूंगा कि ये करके तुम्हें मिला क्या। पूछूंगा कैसा ये इश्क है तुम्हारा, जिसे प्रेम करती हो उसे ही रुलाती हो। कहते हुए शान वहां से एक मुसाफिर की तरह निकल जाते हैं। रास्ते का मुसाफिर हूँ, मुझे मंजिल की तलाश है, भटकता फिर रहा हूँ तेरी गलियों में, कहीं तो मिलेगी मुझे यही एक आस है। अब जहां मुझे ये किस्मत ले जाए अर्पिता। कहते हुए शान एक ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन चलती जाती है और शान खामोश से गिटार और पायल दोनों साथ ले बिन टिकट के एक सीट पर बैठे होते हैं। क्या ये बजाना आता है आपको? गाड़ी में बैठे एक व्यक्ति ने शान से प्रश्न किया। उसकी बात सुन शान ने उसे देखा और बोला, हाँ। मुझे सुनाओगे? शान ने घूरते हुए कहा, नहीं, ये सिर्फ मैं शौक के लिए ही बजाता हूँ, किसी की फरमाइश पूरी करने के लिए नहीं। मन से परेशान लग रहे हो, कोई अपना घर छोड़कर चला गया शायद। इससे आपको क्या? आवाज में इतना दर्द। और उसकी बात सुन शान इरिटेट हो उठकर वहां से कहीं और जाने के लिए बढ़ जाते हैं, तो उनकी गोद में रखी पायल नीचे गिर जाती है, लेकिन वो ध्यान दिए बिना इरिटेट हो आगे बढ़ जाते हैं। वो व्यक्ति पायल पड़ी देखता है और उसे उठाते हुए ये सोचते हुए आगे बढ़ता है कि शायद उसकी किसी अपने की है। सुनो, अरे गिटार वाले लड़के, सुनो तो, तुम्हारी ये अनमोल चीज गिर गई है, इसे तो लेते जाओ। आवाज सुन शान ने पीछे मुड़कर देखा तो उसी व्यक्ति के हाथ में पायल देख घबराते हुए उसके पास आया और हाथ में लेते हुए बोला, धन्यवाद आपका, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। इसके बदले मैं ज्यादा कुछ नहीं, आपकी इच्छा तो पूर्ण कर ही सकता हूँ। चलिए मैं आपको गिटार की धुन सुनाता हूँ। कहते हुए शान वापस उसी सीट पर आकर बैठ जाते हैं। ओके, तो फिर छेड़ो कोई सुर भरा तराना, व्यक्ति ने कहा और शान की ओर देखने लगता है। शान ने अर्पिता की पायल अपने दाएं हाथ में पहनी और आंखें बंद कर गिटार पर धुन छेड़ गुनगुनाने लगते हैं। इश्क दी गलियां इतनी आसान तो नहीं है, ख्वाहिश मेरी पल दो पल की मेहमान तो नहीं है, जन्मों का राबता है मेरा ये 4 दिनों का साथ नहीं है। इश्क दी गलियां इतनी आसान तो नहीं है, कभी किसी मोड़ पर कभी किसी राह पर तुमसे एक मुलाकात होगी, फिर शुरू होगी एक कहानी, फिर कोई नई बात होगी। इन बातों का इंतजार यूं ही तो नहीं है, इश्क दी गलियां इतनी आसान तो नहीं है। और गाते हुए शान अपनी उंगलियों को रोकते हैं। उनकी आंखें भर चुकी हैं, जिसे वो धीरे से पहुंच लेते हैं। तभी उनके कानों में तालियों के स्वर गूंजते हैं और वो अपनी नजरें ऊपर करते हैं तो देखते हैं ट्रेन में मौजूद कुछ व्यक्तियों की आंखें नम हो चुकी हैं और कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट है। यही तो कुदरत का नियम है, दिल से निकली आवाज सीधे दिल को भेदती है। शान के दिल का दर्द उसके गायन से शब्दों के जरिए जरा सा बाहर निकला और लोगों के दिल को भेद गया। बहुत दर्द है जीवन में, उस व्यक्ति ने कहा। जीवन है कहाँ? शान ने 2 टूक जवाब दिया। व्यक्ति, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हो ये नहीं पूछूंगा, सीधी बात पूछता हूँ। आवाज अच्छी है और सुर की भी समझ है, मेरे साथ काम करोगे? करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, शिमला में एक संगीत अकेडमी है जिसके शो कभी यहाँ तो कभी वहाँ होते ही रहते हैं, तो बस मेरी अकेडमी के स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ जाना रहेगा और उन्हें गाइड करना पड़ेगा और कभी कभी परफॉर्म भी करना पड़ेगा। किस्मत की डोर थामे निकल पड़ा हूँ, जहाँ ये किस्मत ले जाए वहीं होगा अपना बसेरा। मुझे मंजूर है। शान ने कहा। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि मैं कौन हूँ। ये मेरा कार्ड है, इसे पढ़कर तुम खुद ही समझ जाओगे। पहचान की जरूरत व्यापारी को होती है, मुसाफिर को नहीं। हम तो पहले से ही लुटे बैठे हैं, हमारे पास खोने को सिवाय गम के कुछ नहीं। चंद लाइनों में दिल के जज्बात बयां करने का हुनर बखूबी आता है आपको। चलो फिर भी मैं नाम तो बता ही देता हूँ। मशहूर संगीतकार आनंद कुमार का असिस्टेंट हूँ। नाम है मेरा अभिनव कुमार उर्फ अभी। वहीं अभिनव की इस बात पर शान ने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि वो बस यूं ही खिड़की से बाहर की ओर देखते रहते हैं। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आवारा। ये कैसा नाम हुआ भला? ये सुन शान बेरुखी से बोले, नाम में क्या रखा है, आप कद्रदान हुनर के लगते हैं, नाम जो चाहें आप रख लें। अभिनव मुस्कुराते हुए, वेरी इंप्रेसिव, तो फिर तुम्हारे किरदार के हिसाब से शान नाम जच रहा है आप पर। नाम सुन शान की आंखें भर आती हैं और उसकी आंखों के सामने अर्पिता का चेहरा घूम आता है। नहीं, शान जैसी शान अब नहीं रही अपनी, आप कोई और नाम से बुला लीजिए। तो फिर तुम ही बता दो भाई। बताया तो मैंने, आवारा। भाई क्यों मेरी बेइज्जती कराओगे? अपने स्टूडेंट्स को क्या बोलूंगा कि ये टीचर आवारा है? अभिनव ने कहा। अगर गहराई से सोचो तो यहाँ हर कोई आवारा ही है। ये अलग बात है कि इसे समझते कम लोग हैं। खैर, बात नाम की हो रही है तो आप जो समझ में आए वो रख लो, बस शान नहीं। अभिनव, ठीक है भाई, तो फिर आपका नाम अजय, क्योंकि आपसे मैं नहीं जीत पाया और मुझे नहीं लगता कि आपको कोई जीत पाएगा। बातों में इतनी तेज धार का हुनर हर किसी के पास नहीं होता, इसीलिए तो मैं आवारा हूँ, शान ने संक्षेप में कहा और खिड़की की ओर वापस से देखने लगे। दिन से रात और रात से फिर दिन हो जाता है। अभिनव के साथ मिलते मिलाते हुए वो शिमला पहुंच ही जाते हैं और वहां खामोशी से अपने काम में लग जाते हैं। अभिनव उसे रेंट पर रूम देता है और साथ ही साथ एक कुक भी अपॉइंट कर देता है।
शान एकेडमी में जाकर वहाँ के बच्चों से मिलते हैं और उनसे परिचय कर वो उन्हें कुछ बारीकियां बताते हैं। वहीं वापस आने पर वो अपने सोशल अकाउंट पर अपलोड अर्पिता का फोटो निकलवाकर उसका एक बड़ा सा पोस्टर बनवाकर अपने बेड के सामने की दीवार पर लगा देते हैं और उससे बातें करते हुए कहते हैं, आज तुम्हें देखे हुए मुझे पूरे 3 दिन 3 घंटे और 33 मिनट हो चुके हैं। मुझे पता है तुम इस जहां के किसी भी कोने में हो, बिल्कुल ठीक हो, बस अभी मेरे पास नहीं आ रही हो, क्योंकि हमेशा ही कहती थी शान तुम्हें छुपना नहीं आता, जिस दिन हम छुपेंगे ना आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन हम नजर नहीं आएंगे। और देखो आज तुमने वैसा कर दिखाया, तुम छुप गई हो और मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं अर्पिता। खैर देखते हैं ये लुका छिपी कितनी लंबी चलती है। कहते हुए वो वहीं बैठकर अर्पिता को याद करते हुए गुनगुनाने लगते हैं। वहीं 2 महीने बीत जाते हैं। मसूरी में युवराज और पूर्वी उसी क्लिफ पर वीकेंड के लिए आए हुए हैं। पूर्वी को अचानक से पेट दर्द की शिकायत होती है तो युवराज उसे लेकर अपने गांव के वैद्य जी के पास लेकर आते हैं। प्रणाम वैद्य जी। प्रणाम युवराज बेटे, क्या हुआ, बिटिया ठीक तो है? अभी तो 7 महीने पूरे होने को हैं। हाँ काका, वो बस इसे पेट में दर्द हो रहा था तो इसलिए अभी आपके पास आना पड़ा। कोई बात नहीं, इस अवस्था में ये समस्या आती रहती है, मैं जड़ी बूटी लाकर दे रहा हूँ, तुम दोनों यहीं बैठक में बैठो, वैद्य जी ने कहा और वो अंदर चले जाते हैं। बैठक से कुछ कदम दूर एक कमरा होता है जिसमें पर्दा टंगा है और हवा के जोर से वो पर्दा कभी कभी उड़ जाता है, जिस कारण हल्का हल्का अंदर का दृश्य नजर आ जाता है। अंदर एक तख्त पड़ा है और उस पर कोई मूर्छित पड़ा हुआ है। पूर्वी का ध्यान उस तरफ जाता है तो सहर्षी उसके बारे में जानने की जिज्ञासा उसके मन में जागती है। वो थोड़ा और ध्यान देती है तो उसकी नजर एक व्यक्ति के पैर पर जाती है जिसमें एक पाजेब उसे नजर आती है और वो उस पायल को देखती है तो उसे कुछ जानी पहचानी लगती है। वो यूवी से कहती है, यूवी अंदर जो कोई भी है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उसे जानती हूँ। यूवी, जानती तो होगी ना, इतने दिनों से हम यहाँ आते जाते रहे हैं तो वैद्य जी के परिचय का ही कोई होगा। नहीं यूवी, मुझे लग रहा है कि ये वैद्य जी के परिचय का नहीं है। हाँ बिटिया, ये मेरे परिचय की नहीं है, ये मुझे 2 महीने पहले पास की ही पहाड़ी की तलहटी में औषधियों और जड़ी बूटियों को ढूंढते समय एक पेड़ पर बेहोश लटकी हुई मिली थी। पहले तो मुझे लगा कि इसने आत्महत्या की कोशिश की है, लेकिन जब इसे ध्यान से देखा तो इसके शरीर पर पड़ा स्वेटर और इसकी साड़ी का पल्लू दोनों एक पेड़ की टहनी में उलझ गए थे जो इसके वजन नियंत्रित किए थे। देखकर लग रहा था कि ये ऊपर पहाड़ी से गिरी है। ना जाने कौन सी शक्ति ने इसे बचाया है जो इतनी ऊपर से और इतने वेग से गिरने के बाद भी ये नीचे जमीन पर नहीं पहुंची। अगर जमीन पर गिर जाती तो इसका बचना असंभव होता। पहाड़ी से अर्थात ऊपर क्लिफ से 2 महीने पहले ये आपको मिली। यूवी, अर्पिता मैम, ये अर्पिता मैम है, हमें देखना चाहिए। कहते हुए पूर्वी हौले से उठी और युवराज का सहारा लेकर अंदर चली जाती है और अंदर का दृश्य देख वो खुशी से चीखते हुए कहती है, यूवी, ये अर्पिता मैम ही है, देखो सर का विश्वास जीत गया। वो कह रहे थे कि वो वापस आएंगी, उन्हें कुछ नहीं होगा। युवराज देखो ना, मेरी मैम अर्पिता मैम, जिन्होंने हमें एक करने में हमारी मदद की। कहते कहते पूर्वी की आंखें भर आती हैं और वो अर्पिता के पास आती है और कहती है, मैम आखिर आप मिल ही गई और आपने शादी भी कर ली। अब मैं सर को बताऊंगी कि आप मिल गई हैं और फिर वो यहाँ आ जाएंगे और आपको यहाँ से ले जाएंगे। पूर्वी खुशी खुशी में कह गई, जिसे सुन वैद्य जी बोले, ये अच्छी बात है बिटिया कि आप इन्हें जानती हो, लेकिन ये अभी बहुत गहरी नींद में सो रही हैं, इतनी गहरी कि 2 महीनों से जागी नहीं है। जैसे मुझे मिली वैसे ही है और इन्हें जगाना बहुत जरूरी है। मैंने कुछ दिन पहले इनकी नब्ज चेक की थी, जिससे मुझे इनके गर्भ से होने के आसार नजर आ रहे हैं। शिशु के पूर्णतः स्वस्थ रहकर जन्म लेने के लिए इनका जागना जरूरी है, नहीं तो गर्भस्थ शिशु समय के साथ किसी विकृति के साथ जन्म ले सकता है। वैद्य काका, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। इनकी दवा और दुआ दोनों ही इनका प्रेम है। इनके पति इनको पागलों की तरह ढूंढ रहे थे उस दिन, और अब भी इसी उम्मीद में होंगे कि उनकी पत्नी आएंगी। यूवी, प्रशांत सर का नंबर नहीं है, आप मुझे फोन दीजिए, पूर्वी ने कहा। और यूवी ने अपना फोन आगे बढ़ाया तो पूर्वी अपने सोशल अकाउंट से शान को अर्पिता के पता चलने का संदेश भेजती है।